हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 मई, मई महीने का अंतिम दिन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसको वन लाइनर फॉर्मेट में 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया गया। और अभी हाल ही में भूस्खलन आया हुआ था पापुआ न्यू गिनी में, वहां से 2000 लोगों के मिसिंग की खबर बताई जा रही है। और गीतानस नायसेदो, इनको लिथुआनिया का राष्ट्रपति एक बार फिर से चुना गया है, दूसरी बार बने हैं। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है मेजर राधिका सेन को। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभी नई श्रेणी का पर्सनल कंप्यूटर कैपिलोट प्लस पीसी लॉन्च किया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला मोहम्मद वसीम और हेली मैथ्यूज को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मलेशिया मास्टर्स में पीवी संधू ने मेडल जीता है सिल्वर। इसके अलावा अभी आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है। जापान की सोनी टीवी ने अभी हाल ही में भारत में अपना नया सीईओ नियुक्त किया है गौरव बनर्जी को। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया है रिवीजन कल की वीडियो से। अब आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस दोस्तों मनाया जाता है 29 मई को। देखो अभी एवरेस्ट का सीजन चल रहा है और इस टाइम पर आप देख रहे होगे कि बहुत सारे पर्वतारोही पहुंच रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। मैं आपको पिछले दिनों में कई रिकॉर्ड्स बता भी चुका हूं कि माउंट एवरेस्ट पर कौन कौन से रिकॉर्ड बने हुए हैं। तो माउंट एवरेस्ट दिवस दोस्तों अभी मनाया गया 29 मई को। एक्चुअली में ये जो टाइमिंग होती है ना, ये जो सीजन होता है गर्मी का, ये सबसे परफेक्ट सीजन होता है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का। तो यही जो सीजन चल रहा है इस टाइम पर सभी लोग चढ़ रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हो पिछले दिनों में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं माउंट एवरेस्ट से। तो अभी 29 मई को ये मनाया गया। अब बात आती है 29 मई को ही क्यों मनाया गया? क्योंकि दोस्तों पहली बार 29 मई को 1953 को 1953 को एवरेस्ट फतह किया गया था। माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने चढ़ाई की थी। ये दोनों व्यक्ति पहले व्यक्ति बने थे इस पर चढ़ने वाले। तो 2008 में क्या हुआ कि एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, जो पहले तेंजिंग नार्गे के साथ चढ़े हुए थे, उनका निधन हो गया। तो जब उनका निधन हुआ तो फिर ऐसा सोचा गया कि क्यों ना इस चीज को यादगार बनाया जाए, इनके अचीवमेंट को। तो इसलिए इनके अचीवमेंट को याद करते हुए हम लोग 29 मई को मनाना शुरू कर दिए एवरेस्ट दिवस। ठीक है जी। तो तेंजिंग नार्गे नेपाल के थे, न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, ये दोनों 29 मई को 1953 को सबसे पहली बार चढ़ाई किए थे माउंट एवरेस्ट पर। ये 8,848.86 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत पड़ता है और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। अब रिवीजन करेंगे हम लोग उन पॉइंट्स का जो पिछले दिनों में माउंट एवरेस्ट से आए हुए हैं। अभी मैंने पूर्णिमा श्रेष्ठ के बारे में आपको बताया था कि वो 13 दिन के अंतर्गत 3 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं। ऐसा करने वाली ये पहली बनी है महिला। और ज्योति रात्रे ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। ज्योति रात्रे, इनकी उम्र 55 वर्ष है और ये भारतीय हैं। इसके अलावा 16 वर्ष की काम्या जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। और एवरेस्ट मैन नेपाल के कहे जाने वाले कौमी रीता शेरपा, ये 30 बार चढ़ाई कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट पर और 30 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया में इकलौते व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और नेपाल सेना ने दोस्तों माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान भी शुरू किया है, जिससे में इन्होंने बताया है कि 10 टन कचरा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है और साथ ही साथ 5 से 6 लोग की मृत्यु हो गई है, तो उनके शवों को भी वहां उठाया जाएगा। देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना अब कंपैरेटिवली आसान तो हो गया है, क्योंकि नेपाल सरकार उसको पर्यटन के रूप में लेती है और वहां पर बहुत सारे पैकेजेस के रूप में लॉन्च किया गया है। अभी इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। तो अभी भी मृत्यु हो ही जाती है बहुत सारे लोगों की। तो अभी जैसे 6 लोगों की मृत्यु इस सीजन में अभी तक हो चुकी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस। देखो आज लास्ट मई है, तो आज हम लोग सारा दिवस रिवाइज कर लेंगे। 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस।
7 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 16 मई को सिक्किम राज्य स्थापना दिवस और 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। इसके अलावा 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस, 28 मई को विश्व भूख दिवस, 29 मई को संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 29 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने किस लड़ाकू विमान से ओडिशा के तटों पर रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सुखोई MKI 30 से रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम 2 मिसाइल जो है, चाहे इसे रुद्रम 2 पढ़ो, चाहे रुद्रा M2 पढ़ो या रुद्रा M2 पढ़ो, तो ये जो मिसाइल है ये बेसिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल, इस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये स्वदेशी रूप से विकसित किया है डीआरडीओ ने। तो इसका अभी परीक्षण किया गया सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से, जो कि रूस ने दिया है भारत को, मतलब रूस से भारत ने खरीदा है। तो इससे उड़ीसा के तटों से ये परीक्षण किया गया। अच्छा, इसका सफल परीक्षण हुआ। भारत आने वाली पीढ़ी में नेक्स्ट जनरेशन के एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM मिसाइल पर काम कर रहा है। अब इसे चाहे ना गर्म पढ़ो या फिर NGARM जो भी पढ़ पाओ, तो ये है, इस पर आगे काम कर रहा है। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल होगा नेक्स्ट जनरेशन का, ठीक है ना। NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन का। तो ये डीआरडीओ के कारनामे हैं। डीआरडीओ के बारे में हम लोग जानेंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत जो है ये अभी अध्यक्ष तो हैं ही, 1 साल का इनको एक्सटेंशन भी मिला हुआ है। अभी मैंने कल या परसों आपको बताया था। यहाँ पर डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लो। जैसे अभी भारत का पहला LAM सिस्टम लॉन्च किया है डीआरडीओ और कैडेट डिफेंस सिस्टम ने मिलकर। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है डीआरडीओ ने। ITCM क्रूज मिसाइल घातक नाम से है, उसका परीक्षण किया। और अभी मिशन दिव्यास्त्र का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने ही। और इसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VSHORAD वीसॉर्ट्स का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट होत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो ये बन गए हैं सत्यदीप गुप्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बहुत सारे रिकॉर्ड बताए भी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे माउंट एवरेस्ट पर इकट्ठा होने वाले कचरे की। तो देखो, माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन चढ़ाई के साथ साथ में, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत बढ़ गई है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में मीडिया में और बहुत सारे जो थिंक टैंक हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट आज के टाइम पर एक कचरे का ढेर बन चुका है। कारण ये है, जैसे कि अभी शुरुआत में आपको बताया, 10 टन कचरा वहां पर इकट्ठा हो गया। इसको सफाई करने के लिए नेपाल ने सेना के साथ एक मिशन शुरू किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेपाल जैसे गरीब देश के लिए एक बढ़िया अवसर भी बन गया है पर्यटन का। नेपाल यहाँ पर 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इतने के पैकेजेस लॉन्च कर रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर। तो उसमें क्या करता है, ये हीटर की व्यवस्था, बीच बीच में रुकने की व्यवस्था, बीच बीच में कैंप्स लगे होते हैं वहां पर व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं वो देता है। तो इससे वो एक तो, और उसके साथ ही साथ वो लिमिटेड नंबर के सीट्स जारी करता है, तो लोगों में होड़ मची रहती है, तो और भी महंगे पैकेजेस वो लेते हैं जिससे उनको मौका मिल जाए। और आजकल लोग सोशल मीडिया पर और वगैरह वगैरह पर शेयर करने के लिए भी जाते हैं वहां पर फन के लिए। तो आजकल एक एंटरटेनमेंट टाइप का हो गया है और नेपाल उसको टूरिज्म के लिए ले रहा है। इस वजह से भी वहां पर कचरे इकट्ठा हो रहे हैं ज्यादा। बहरहाल वो उनका विषय है और ये उनकी चिंता भी होनी चाहिए, क्योंकि 10 टन का कचरा है वो साफ कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो इसके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी पाए हुए हैं और टूरिज्म के रूप में अपना यूज कर रहे हैं अच्छे तरीके से। फिलहाल सत्यदीप जो गुप्ता है ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इमेज में, और ये माउंट होत्से और माउंट एवरेस्ट दोनों पर चढ़ाई किए हैं 11 घंटे और 15 मिनट के अंदर अंदर पर। मतलब इतने टाइमिंग के भीतर भीतर ये दोनों शिखर पर चढ़ाई कर ली। एक 8,516 मीटर का है माउंट होत्से और माउंट एवरेस्ट तो 8,849 मीटर का लगभग में है, 8,848.86 मीटर का। ओके, तो ये सबसे तेज दोनों पर्वत पर चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला,
हाल ही में कौन सा देश 2024 से 2026 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना? तो कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बन गया है भारत 2024 से 2026 के लिए, यानी कि 3 सालों के लिए, 2024, 25 और 26 के लिए। कोलंबो प्रोसेस क्या है? कोलंबो प्रोसेस बेसिकली दोस्तों एशिया के 12 देशों का एक संगठन है, कह सकते हैं ग्रुप है, जो एक रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है। मतलब कि ये 12 मेंबर्स जो हैं ये सलाह देते हैं इस एशिया के रीजन में कैसे प्रोसेस किया जाए, बिजनेस हुआ या फिर ट्रेड हुआ, मतलब इन सबको लेकर के, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के ये लोग एक सलाह इकट्ठा करते हैं, मशवरे इकट्ठा करते हैं। तो ये कोलंबो प्रोसेस इसलिए नाम दिया है क्योंकि कोलंबो में इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। आज तक भारत इसका अध्यक्ष नहीं बना था, अब भारत इसका अध्यक्ष बना है 2024 से 2026 तक के लिए। ठीक है जी। तो विदेशी रोजगार पर या फिर दक्षिण पूर्व एशिया या एशिया के प्रवासी श्रमिकों पर, इन सब पर यहाँ पर सलाह मशवरे किए जाते हैं। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों फिक्की के द्वारा किया गया। फिक्की यानी कि बोले तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा 29 मई को नई दिल्ली में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये क्या करता? ये दोस्तों भारत में जो रिसाइकल्ड चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके उद्योग के लिए एक एकीकृत, टिकाऊ और कुशल कोल्ड चेन पारिस्थितिकी तंत्र या कहीं इकोसिस्टम विकसित करने में सहयोग करने और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए था। तो फिक्की के द्वारा ये किया गया था। फिक्की की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीस शाह, इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो आरबीआई ने अभी एक अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इसमें इन्होंने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की जीडीपी जो है ये 7% की दर से बढ़ने की संभावना है, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है। 7% ग्रोथ यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो इन्होंने बताया है आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में, जो वार्षिक रिपोर्ट इसकी जारी होती है। तो वास्तविक जीडीपी 2024-25 के लिए 7% की दर से बढ़ेगी। इन्होंने ये भी बताया कि 2023-24 वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% तक हो गई थी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। और लगातार तीसरा वर्ष ये होने जा रहा है जब 7% या उससे ज्यादा की जीडीपी भारत देख रहा है। तो ऐसे में भारत तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई की इस रिपोर्ट में ये बात का खुलासा किया गया है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि हैं 25वें नंबर के गवर्नर। यहां पर मैं आपको जीडीपी के बारे में बताना चाहता हूं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश की सीमा के भीतर जितनी भी वस्तुओं और जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होता है उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा जी, अब ये वास्तविक जीडीपी क्या है? तो देखो, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है वास्तविक जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये वर्तमान कीमतों पर, वर्तमान वर्ष की जो चीजें चल रही होती हैं उसमें व्यक्त सभी वस्तुओं के, सेवाओं के मूल्य को मापा जाता है। और जो वास्तविक जीडीपी होती है इसमें कोई बेस ईयर होता है, कोई आधार वर्ष होता है। तो ये आधार वर्ष की कीमतों से तुलना करके तब यहाँ पर बताता है। अब जैसे आप बाकी के रिपोर्ट्स देखते हो तो उसमें कभी 6.5%, 5%, 6.8% ऐसे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 7% की दर से ग्रोथ। मतलब ये कोई एक बेस ईयर होगा, उस बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना हम लोग प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं ये बताया गया है इसमें। बात समझ में आई? नहीं आई होगी कमेंट करना, फिर बता दूंगा कभी। आगे, हाल ही में किसने 2023 में भारत को $2.6 बिलियन के संप्रभु ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने, एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.6 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। अब ये ऋण जो होगा, ये जो लोन होगा, चूंकि ये लोन है तो इंडिया को लौटाना भी है। ये जो लोन होगा ये भारत में डेवलपमेंट के लिए, बिजली क्षेत्र के बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा जो शहरी विकास परियोजनाएं हैं इनको फंडिंग करने के लिए, औद्योगिक गलियारे के लिए यानी कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनके विकास के लिए, बागवानी का समर्थन करने के लिए, इन सब में किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो 3 कॉरिडोर की घोषणा की गई थी इस बार के बजट में, याद है कि नहीं? एक रेलवे कॉरिडोर था और एक शहरों का कॉरिडोर था और एक बंदरगाहों के लिए कॉरिडोर था, बताया था मैंने बजट वाली वीडियो में। तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये मदद करेगा।
एडीबी से हम लोगों ने पैसा लिया है। अब आप सोचोगे कि अपने पास भी पैसा लिया है तो इतना फिर क्यों उधार लेते हैं, तो ये लिया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो तो उसमें बैंकों से उधार लिया जाता है। हम लोग जब बैंकों को डोनेशन देते हैं तो उधार भी ले ही सकते हैं। भारत अब तक 55.3 बिलियन का ऋण ले चुका है जब से एडीबी स्थापित हुआ है। एडीबी स्थापित हुआ है 1966 में, और भारत पहली बार 1983 या 86 के टाइम पर सबसे पहली बार लोन लिया था, मतलब 20 साल बाद लिया था। उसके बाद से फिर लेना खूब शुरू किया। फिलहाल भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। शेयर धारक बोले तो इसमें भारत का हिस्सा भी है चौथा सबसे बड़ा, और यानी कि इसमें भी अगर ये कमाएगा एडीबी तो एडीबी की कमाई में भारत की भी कमाई छुपी होगी। ठीक है, कमाई कैसे करेगा, जो ये देता है लोन तो उसका इंटरेस्ट भी लेता है, उस इंटरेस्ट में इसकी कमाई होती है, तो इसकी कमाई मतलब अपनी भी कमाई। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा शेयर जापान और अमेरिका का है। एशियाई विकास बैंक मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है इसका, और मसात्सुको अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। 68 सदस्य देश हैं। आगे, प्रत्येक वर्ष 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई को दोस्तों गोवा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली में 30 मई को 1987 में 30 मई 1987 को ये संपूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। तब ये भारत का बना था 25वां राज्य, और 25वां राज्य बनने के साथ साथ ही गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। दोस्तों, गोवा का इतिहास काफी पुराना रहा है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश हुआ करता था। लगभग 450 सालों तक पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा करके रखा। फिर 19 दिसंबर 1961 को ये छोड़ करके गए पुर्तगाली लोग। यानी भारत आजाद हो चुका था, लेकिन फिर भी गोवा अपने अंडर में नहीं था। 1961 के बाद गोवा आया। फिर गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर आगे चलकर 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी होती है। गोवा के बारे में अगर आप देखना चाहो, भारत का सबसे छोटा राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पड़ता है, ये है गोवा। मात्र 2 जिले हैं, 40 विधानसभा में सीटें और 2 सीटें लोकसभा में जाती हैं, 1 राज्यसभा में जाती है सीट। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से यहाँ सीएम है, और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पणजी इसकी राजधानी है। यहाँ पर मायम झील है, नेत्रावली है, इसके अलावा अरम्बोल स्वीट वाटर लेक है। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक और गोवा दोनों में पड़ता है। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर है। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदरी, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, किस कंपनी को आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स में सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में RECL को, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक महारत्न कंपनी है, इसको सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस अवार्ड्स है ये अभी दिए गए, ये गोवा में दिए गए। आउटलुक ग्रुप और IIT गोवा के द्वारा मिल करके इसका आयोजन किया गया था, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स का। तो इसमें तो RECL ने जीता सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर अवार्ड, लेकिन PFCL ने जीता कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व चैंपियन पुरस्कार। तो ये भी PFCL भी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी महारत्न कंपनी है। तो 2 महारत्न कंपनियां जो हैं इसको अवार्ड मिला है, ये बात ध्यान रखना। RECL की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। विवेक कुमार देवांगन इसके महानिदेशक हैं। और PFCL की 1986 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके CMD हैं परमिंदर चोपड़ा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने किस कंपनी से अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्राप्त किया? तो इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में IOCL से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, अगेन ये महारत्न कंपनी है, ये भी महारत्न कंपनी है। टोटल भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है, ये बात ध्यान रखना। तो IOCL जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने भारतीय सेना के लिए पहला अपना हाइड्रोजन ईंधन सेल बस ये बनाया है और प्रोवाइड किया है। हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का मतलब हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस। तो अब भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल करेगी। ये 37 यात्रियों की क्षमता वाली बस होगी और फुल टैंक हो जाने पर 250 से 300 किलोमीटर का माइलेज देगी। तो फिलहाल अभी भारतीय सेना इसका यूज करने जा रही है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 1969 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। श्रीकांत माधव वैद्य इसके महानिदेशक हैं। क्लियर है? तो ये थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान की रेलवे स्पेशल ई बुक लाई गई है। ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, A4 साइज में, कलरफुल है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है, एक्सप्लेनेशन के साथ भी है, थ्योरी भी है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा लास्ट में आपके क्विक रिवीजन के लिए वन लाइनर्स भी दिए गए हैं।
तो आप इस ई बुक को अपना बना सकते हो मात्र 75 रेट्स में। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करने के बाद ही आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, वहीं से आप प्राप्त कर पाओगे व्हाट्सएप पर ही ये ई बुक। ध्यान रखिए, ये ऑफलाइन बुक नहीं है, ये ई बुक फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, क्विकली आप पढ़ सकते हो। कुछ इस प्रकार से है, सैंपल्स वगैरह और जानने के लिए आप टेलीग्राम चेक कर सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट चाहिए अगर रेलवे का तो भी है, तो वो ऑफलाइन बुक है, इसको आप अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस वर्ष, तो 1998 में पाए थे, अर्थशास्त्र के लिए पाए थे, ये बात ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसके अलावा नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और बहुत ही अच्छे हैं, आप आंसर जरूर करने का कोशिश करना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, शाम तक आ जाती है पीडीएफ एमजेटी एजुकेशन की टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो वहां पर ज्वाइन करके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।